अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हाजी इरफान, आप देख रहे हैं CNN टीवी न्यूज़। पहले पर आपने पत्रकार परिषद रखी वक्फ बिल को लेकर क्या कहना चाहोगे? देखिए, आज जैसे सबको पता है कि कल 2 तारीख को ऐसे पार्लियामेंट में ये बिल को पेश किया गया था और काफ़ी डिबेट्स के बाद ये लेट नाइट को ये बिल को पास किया गया और आज राज्यसभा में भी ये बिल को रख के उसको पास किया गया। आप देखेंगे बीजेपी के पास ये देश चलाने के लिए कोई अब मुद्दा बचा नहीं है। ये एक फेल गवर्नमेंट है। बीजेपी जो है ये इंडिया को पूरी तरीके से फेल कर चुकी है। इनके पास बेरोजगारी, महंगाई, एजुकेशन, मेडिकल, जो सेफ्टी है हिंदुस्तान की, लोगों को सेफ्टी देना, पहुंचाना और जितनी भी जो स्कीम्स आती है जिससे गरीब का अपलिफ्टमेंट हो, जिससे देश हमारा ऊपर तरक्की करे, तो ये सब चीजों से ये फेल हो चुकी है। तो अब इसको क्या मिल गया है कि एक वक्फ प्रॉपर्टी जो मुसलमान की प्रॉपर्टी है, जो अल्लाह की प्रॉपर्टी है, इसको हथियाना चाहती है, इसको कब्जा करना चाहती है। आप देखेंगे पूरे हिंदुस्तान में आज की तारीख में जब से बीजेपी आई है, 2 लोग देश बेच रहे हैं, एक अमित शाह और एक नरेंद्र मोदी, और 2 लोग देश खरीद रहे हैं, अडानी और अंबानी। तो इससे हमको साबित होता है कि ये जो वक्फ प्रॉपर्टी भी जो इन लोग ने बिल ला रहे हैं, जो काला कानून जो संविधान के खिलाफ है, इनका ये इरादा है कि ये वक्फ प्रॉपर्टी को भी ये लोग अडानी और अंबानी को आगे चल के बेचेंगे। लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये इनके जो तानाशाही है, इनकी जो गुंडागर्दी है, जो ये पार्लियामेंट में बैठ के अपनी मनमानी चला रहे हैं, ये 2 लोग से पूरे 140 करोड़ को ये लोग नहीं चला सकते। ये शायद भूल रहेंगे कि अगर इनको देखा जाए तो श्रीलंका में कैसे वो प्रेसिडेंट को पब्लिक ने भगा दी, ये वो देखना शायद हसीना जो प्राइम मिनिस्टर थे बांग्लादेश की, उनको कैसा पब्लिक ने भगा दी। तो ये चाहते हैं कि पब्लिक आज रोड पे आके इनको भी भगाने का टाइम शायद करीब आ रहा है, इसके लिए इनके दिमाग जो है यूज होने बंद हो गए। आप देखेंगे ये वक्फ बिल जो लाने का इनका मकसद है, ये सिर्फ मुसलमान प्रॉपर्टी पे कब्जा करना है, क्योंकि मुसलमान प्रॉपर्टी जो वक्फ जो अपने बाप दादा के टाइम पे जो इसने वक्फ किया अल्लाह के रास्ते में, तो आप सुप्रीम कोर्ट का भी देखेंगे स्टेटमेंट, वंस वक्फ इज ऑलवेज अ वक्फ, मतलब जो वक्फ कर दिया वो वक्फ ही रहेगी। ये सुप्रीम कोर्ट का बाकायदा स्टेटमेंट है या ऑर्डर है जो पहले भी दिया गया है। लेकिन इन्होंने अपनी जो दादागिरी से और अपनी मनमानी से देखा जाएगा तो ये वक्फ बिल को ये लोग हथियाना चाहते, कब्जा करना चाहते, लेकिन ये चीज अवाम और जो जनता है हिंदुस्तान की वो कभी इंशाल्लाह इनके मंसूबे को पूरा नहीं होने देगी। जब ये वक्फ बिल को पेश किया गया पार्लियामेंट में, जब स्टार्टिंग में, तब अगर ऑपोजिशन स्ट्रॉन्ग विरोध करती तो शायद वो टाइम पे ये वक्फ बिल पास भी नहीं होता। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज, जब ये वक्फ बिल को पास करने के लिए जब खूब सारा आर्ग्यूमेंट हुआ, तो उस टाइम पे भी यूबीटी के 9 एमपीज एब्सेंट थे। ये शुरुआत हम कर रहे कि वक्फ बिल की शुरुआत कहां से हुई, तो उस टाइम पे यूबीटी के भी 9 एमपीज एब्सेंट है और भी दूसरे लोग एब्सेंट है, तब जाके वक्फ बिल को इतना आर्गुमेंट के बाद जेपीसी में गया। जेपीसी में भी जाने के बाद उसमें ऑपोजिशन लीडर्स और बीजेपी के लीडर्स खूब आर्गुमेंट हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन वो जेपीसी के बाद आप देखेंगे टी ब्रेक में भी एक टेबल पे जो है ऑपोजिशन लीडर भी और बीजेपी के लीडर भी चाय पी रहे, नाश्ता कर रहे, सब कुछ है। इससे मालूम होता है कि ऑपोजिशन लीडर शुरू से ये वक्फ बिल में सीरियसनेस अपनी दिखा रहे नहीं है, ये शुरू से हम देख रहे हैं। उसके बाद वापिस ये पार्लियामेंट में आता है। पार्लियामेंट में आने के बाद आप देखेंगे जब ये डिबेट चलता है, जब बीजेपी वक्फ के खिलाफ कानून लाती है और अमेंडमेंट बिल क्या क्या हम अमेंड कर रहे हैं बिल में बताती है, तो उसमें भी हम देखेंगे कि जो ऑपोजिशन लीडर्स है वो डिबेट के टाइम खामोश रहते हैं। मुश्किल से बहुत कम लोग हैं जो डिबेट एकदम खुल के किए, बहुत बेहतरीन अंदाज में डिबेट किए, लेकिन जो 232 लोग थे ऑपोजिशन, अगर वो डिबेट एकदम स्ट्रॉन्ग विरोध करते हैं वक्फ बिल के ऊपर, तो मैं समझता हूं कि वक्फ बिल उस दिन पास नहीं होता, इसको डेट मिल जाती और शायद ये आगे चले जाता। लेकिन आप देखेंगे राहुल गांधी, एक जो सेक्युलर अपने आप को कहने वाले नेता है, वो खुद उस वक्त डिबेट के वक्त गायब थे। बाकायदा ट्विटर पे वीडियो भी आया है, वो रात को अपनी गाड़ी से उतरते सिर्फ वोट्स देने के लिए। उनकी सिस्टर प्रियंका गांधी, वो खुद वो टाइम पे एब्सेंट थी। ऐसे कितने लोग हैं जो सो कॉल्ड सेक्युलर्स, जिसको मुसलमान ने भर भर के वोट्स दिया, जिसको मुस्लिम समाज ने अपना लीडर माना, लेकिन जब मुस्लिम समाज के ऊपर कोई काला कानून आना रहता है तो ये सो कॉल्ड सेक्युलर्स नेता हमेशा गायब रहते हैं। ये गायब रहने की वजह यही है कि हम खामोशी से बीजेपी के आने वाले काले कानून को सपोर्ट कर रहे हैं। ये खामोशी उनकी यही गवाही देती है कि हम ये बीजेपी के साथ है, लेकिन ये पब्लिक और आवाम को समझना होगा। बाद में राज्यसभा में गया, उसमें आप देखेंगे शरद पवार जी एनसीपी के, वो खुद एब्सेंट थे। उसमें जो शरद पवार के एमपी थे बलिया मामा, अमोल खोले जो पूना से थे एमपी, वो खुद एब्सेंट थे। अगर हम ये प्रेजेंट एब्सेंटी मैं शुरू से बोल रहा हूं,
मैं 1 साल से बोल रहा हूं कि ये प्रेजेंट एब्सेंट अगर आप निकालेंगे तो ये हमेशा हमको एब्सेंट दिखेंगे। ये कभी हमको हमारे जो भी समाज के ऊपर काला कानून बनता है, मुस्लिम समाज के ऊपर काला बिल आ रहा है, 3 तलाक भी आ गए, फार्मर्स के लिए जो काले कानून आ रहे थे उसके लिए आ रहे थे, तो ये हमेशा सो कॉल्ड सेकुलर्स ने अपनी असलियत लोगों के सामने बयान की है कि ये हम बिल को है जो खामोशी से सपोर्ट करते हैं और बीजेपी का हम साथ देते हैं। ये प्रियंका गांधी, राहुल गांधी आप देखेंगे पूरे हिंदुस्तान में भारत जोड़ो यात्रा चलाते हैं, अच्छी खासी अवाम पब्लिक उनके पीछे चलती है, लेकिन आप देखेंगे यही वक्फ बिल को क्या राहुल गांधी नहीं रोक सकते थे? यही वक्फ बिल को क्या शरद पवार जी नहीं रोक सकते थे? यही वक्फ बिल को क्या प्रियंका गांधी जी नहीं रोक सकते थे? बड़े बड़े ऑपोजिशन लीडर्स क्या इसको नहीं रोक सकते थे? रोक सकते थे। लेकिन इन्होंने जो काम पहले से करते हुए आ रहे हैं वही काम आज फिर से इन्होंने किया कि वहां से गायब होके बिल को सपोर्ट किया। अभी ये बीजेपी बोलती है कि हम वक्फ बिल ला रहे हैं, तो मेरा भी बीजेपी से सवाल है, तो क्या जो अरुणाचल प्रदेश में चाइना ने जो घुस के बॉर्डर को, हमारे हिंदुस्तान की जगह को अरुणाचल प्रदेश में कब्जा कर दिया, तो क्या बीजेपी ने वो चाइना को वक्फ दे दिया? कहां है वो डिफेंस के लोग? कहां है वो अपनी जान देने वाले लोग देश के लिए? क्यों नहीं है बीजेपी सरकार पे प्रेशर डाल रही है कि चाइना को यहां से उखाड़ के फेंको? ये इसको कुछ अब काम नहीं है, इसके लिए जबरदस्ती का मुसलमान को टारगेट करके, मुस्लिम समाज को टारगेट करके, मुस्लिम समाज की मस्जिद, कब्रिस्तान, दरगाह, यतीम खाना, हॉस्पिटल, उसको टारगेट करके ये अपने कब्जे में लेना चाहती है। कब्जे में लेने के बाद यही अडानी और अंबानी को ये बेचना चाहती है, क्योंकि बीजेपी जो है, अगर बिल वाकई में उसको हिंदुस्तान की फिक्र है, वाकई में उसको मुस्लिम समाज की फिक्र है, वाकई में उसको दूसरे समाज की फिक्र है, तो कानून लाना चाहिए सेफ्टी के ऊपर, उसको काम करना चाहिए एजुकेशन के ऊपर, उसको काम करना चाहिए मेडिकल के ऊपर। आज हिंदुस्तान में आप देखिए रेप कितने हो रहे हैं, आए दिन कुछ ना कुछ, छोटी बच्चियों को भी रेप में नहीं छोड़ा जा रहा है। कभी कोई 3 साल की बच्ची का रेप हो रहा है, कभी उसको गला दबा के मारा जा रहा है रेप के बाद। तो इसके ऊपर कानून कब बनेगा? इसके ऊपर कानून क्यों नहीं बना रही है बीजेपी? क्यों नहीं बना रही है इसके ऊपर कानून? क्योंकि बीजेपी जो है बलात्कारी जनता पार्टी है। जितने भी उसके एमपीज है ज्यादातर सबके क्रिमिनल रिकॉर्ड है, सब बलात्कारी लोग हैं। इसके लिए बीजेपी उसके ऊपर कानून बनाने को नहीं चाहती है। अभी रमजान गया, रमजान में आप देखेंगे अजीत पवार जी एक इफ्तारी पार्टी में जाते हैं, बोलते हैं अगर मुसलमान को कोई आग दिखाया तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन क्या हुआ? ईद आ गई, अब ईद में मुस्लिम समाज को ईदी मिल गई, वक्फ बिल पास होने से अजीत पवार जी ने एक ईदी दे दिया। तो मैं यही बोलना चाहूंगा मुस्लिम समाज को, आपने जिसको भर भर के वोट इसके लिए दिए थे कि आपके खिलाफ कानून बने। मैं मुमरा की भी अवाम से, जो यहाँ पे नजीब मुल्ला जी को भर भर के वोट दिए, 60,000 वोट उनको मिले, तो क्या आपने इसके लिए वोट दिए थे कि आपके मस्जिद, मदरसा पे, कब्रिस्तान पे आगे चल के ताला लगे? आपने क्या इसके लिए वोट दिए थे शरद पवार की पार्टी को कि आगे चल के आपकी मस्जिद, मदरसा के लिए ताला लगे? कहां गए वो लोग जो बोले थे कि ये सेक्युलर लोग को वोट्स दो? इससे पहले भी इंडिया अलायंस को जिताया गया एमपी में, लेकिन हमारे खिलाफ फिर से कानून आए, हमारे खिलाफ जो कानून बनते जा रहे, हमारे खिलाफ जो ये षड्यंत्र रची जा रही है, कभी मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, कभी दरगाह के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, कभी बिना नोटिस के दरगाह कब्रिस्तान को शहीद किया जा रहा है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि आप इसको डेमोलिश नहीं कर सकते, लेकिन ये बीजेपी जो है गुंडागर्दी करके हिंदुस्तान को चला रही है और ये हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपकी पार्टी किस तरह से काम करेंगी सरकार में? देखिए, हमारी पार्टी तो अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी पार्टी का तो संसद में भी नाम आ गया। डॉक्टर अग्रवाल जो बीजेपी के नेता है, एमपी जो है, उन्होंने संसद में साफ बोला कि ये जो वक्फ बिल को रोकने के लिए एसडीपीआई पूरे हिंदुस्तान में 500 से ज्यादा प्रोटेस्ट की, हैंड बिल बांट रही है, अवेयरनेस कर रही है। मतलब बीजेपी का साफ है, बीजेपी कहीं ना कहीं एसडीपीआई से डरती है। और ये एसडीपीआई कोई मामूली चीज नहीं है, ये बीजेपी बहुत अच्छी से जानती है एसडीपीआई क्या चीज है। एसडीपीआई एक पॉलिटिकल पार्टी है, एसडीपीआई एक मूवमेंट है। ये क्या अमित शाह ने भूल गए? इससे पहले 2020 में सीए एनआरसी कानून ला रहे थे, ये बोल रहे थे मैं 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। आज पूरा 5 साल हो गया, अमित शाह पीछे हट गए। ये जो बिल लाने के बाद भी आप क्या सोच रहे हैं कि आप अपनी मर्जी चलाएंगे? ये बिल लाने के बाद भी आपकी हम चलने नहीं देंगे। ये अमित शाह को हम ओपन चैलेंज करते हैं, ये बिल लाने के बाद भी हम आपकी चलने नहीं देंगे। ये एसडीपीआई पूरे हिंदुस्तान में ये प्रोटेस्ट करेगी, रोड पर उतरेगी, आंदोलन करेगी, एहतजाज करेगी, जो संविधान तरीके है, संविधान में रह के इनको रोकेगी इंशाल्लाह। और सारी पार्टी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए वक्फ बिल को लेकर, एसडीपीआई किस तरीके से, जिस तरीके से एलिमेंट हुआ है वक्फ बिल में, एसडीपीआई किस तरीके से अपनाएगी?
एसडीपीआई की तैयारी पूरी चालू हो गई है सुप्रीम कोर्ट जाना, और नहीं भी तो शायद नेक्स्ट वीक में सुप्रीम कोर्ट में फाइल पिटिशन कर देंगी, क्योंकि हमने हमेशा जो भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और हमको वहां से ऐसा ना हो कि इंसाफ नहीं मिला, ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर रिसेंटली आप देखेंगे हमारे 12 हम हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, पिक्चर पे हमने डायलॉग जो ऑब्जेक्शनेबल डायलॉग्स है वो डिलीट मारे। सीएनआरसी का जो स्टे लगा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी स्टे लगा हुआ है। तो ऐसे बहुत से हमने काम करे हैं और हमको मालूम है कि इनको लीगल प्रोसीजर में जाके कैसा रोकना है। दूसरी चीज मैं ये आपको बोलना चाहूंगा कि ये जो वक्फ बिल बार बार कर रहे हैं कि इसमें फ्रॉड हो रहा है, इसमें मुसलमान वक्फ की प्रॉपर्टी को खा रहा है, वक्फ की प्रॉपर्टी बराबर मुसलमान यूज नहीं कर पा रहा है। तो मेरा सवाल है नरेंद्र मोदी जी से, क्या नरेंद्र मोदी जी आपने कभी अपना पीएम केयर फंड बताए? पीएम का जो फंड आ रहे थे कोरोना में, जो आपने लिए भर भर के पैसे लोगों से, कभी आपने उसकी डिटेल्स दिए? जब आप उसकी अपने खुद की पर्सनल डिटेल्स लोगों को नहीं दे सकते तो आप कैसा यह कानून ला सकते हैं? मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा। और आप जो वक्फ कर रहे, आप कभी अरुणाचल से चाइना को निकाल के फेंके? आपने कभी जो यहां से देश की संपत्ति को, देश के पैसे को जो लूट के यहां से भागे, विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे लोग, कभी उनको आपने पकड़ के यहां पे लाने वाला कोई ऐसा कानून बनाए? आप हमेशा जो है ये हिंदुस्तान चलाने में फेल हो चुके हैं। इस तरीके से मुकेश अंबानी का नाम है, तो एंटीलिया हाउस जो बना है वो भी तो वक्फ की जगह है। हाँ, ये मैं बोलना चाहता था। अच्छा, आपने एक क्वेश्चन निकाले। ये वक्फ बिल कहीं ना कहीं एंटीला के स्कैम को छुपाना है। एंटीला हाउस जो है अंबानी का, ये वक्फ के प्रॉपर्टी पे बना हुआ है, सबको मालूम है। ठीक है, वो टाइम पे जो वक्फ की चोरी किया, जो भी किया, तो आपका काम है, या इससे पहले कांग्रेस सरकार थी, उसका काम है कि उसको सजा देना। वो जो वक्फ की चोरी कर रहा है, वो चोर को पकड़ के उसको सजा देना और वक्फ की प्रॉपर्टी वापस मुसलमान को लाके देना। आप भी तो सेंट्रल में थे, कांग्रेस सरकार। आज बीजेपी आके ये चीज कर रही है, तो बीजेपी जो है अंबानी अडानी को अमीर बनाना चाहती है। जैसे धारावी का प्रोजेक्ट ले लो, अडानी को चले गया। तो ये बीजेपी कहीं ना कहीं ये दो लोग को और अमीर बनाना चाहती है और हिंदुस्तान की आवाम को और गरीब करना चाहती है। आगे चल के जो नरेंद्र मोदी बोलते हैं ना हमेशा कि मैं तो फकीर आदमी हूं, झोला लेके चले जाऊंगा, ये वाकई में झोला लेके चले जाएंगे। ये अवाम को समझना है, हमारे हिंदुस्तान को ये पूरा डुबा दिए है। क्यों अडानी अपना बंगला, अपना प्रॉपर्टी स्विट्जरलैंड में बना रहे हैं? क्यों अंबानी अपनी जो पैलेस वगैरह है वो लंदन में बना रहे हैं? क्यों अमीर लोग जो है हिंदुस्तान छोड़ के जा रहे हैं? ये सवाल है ना, क्योंकि इन सबको मालूम हो गया कि बीजेपी हिंदुस्तान को डुबा रही है। हम अगर ऐसी खामोश रहेंगे तो आने वाले वक्त में ये मुसलमान समाज के बाद दलित समाज को टारगेट करेंगे, सिख समाज को टारगेट करेंगे, हिंदू समाज को टारगेट करेंगे, आदिवासी समाज को टारगेट करेंगे। अभी भी कर ही रहे। लेकिन आप देखिए, हिंदू समाज की जो इतनी सारी प्रॉपर्टी है, क्या उसमें कोई मुस्लिम समाज का कोई ट्रस्ट में है? कोई क्रिश्चियन समाज की इतनी सारी प्रॉपर्टी है, क्या उसमें कोई मुसलमान समाज का है? तो ये जबरदस्ती का लोगों को उलझाना और हिंदुस्तान का माहौल खराब करना, ये इनकी फितरत बन गई है। क्योंकि जिस तरह आप काम कर रहे हो उसमें इंसाफ नहीं मिला, तो दूसरा स्टैंड क्या रहेगा? देखिए, एसडीपीआई का स्ट्रॉन्ग बोलना है, हम ये वक्फ बिल हरगिज मानते नहीं है। ये वक्फ बिल इससे पहले भी आ रहा था और इसके बाद भी जो इन्होंने पास किया है, हम तभी भी हैंड बिल और जो भी वक्फ के जो बिल्स थे उसको जलाए हैं, फाड़े हैं, और पूरे हिंदुस्तान में हमारा एहतजाज चालू हो चुका है। अगर ये अभी भी नहीं रुके तो हर कॉर्नर पे, हिंदुस्तान के हर एरिया में, हर कॉर्नर पे, हर गली में हम फिर से शाहीन बाग बनाएंगे। ये आप समझ लीजिए बीजेपी। ये शाहीन बाग इससे पहले भी बना था, अवाम ने साथ दिया, शाहीन बाग बनाया, इसके लिए सीएनआरसी कानून रुक गया। अगर पार्लियामेंट आप समझ रहे आपकी है तो रोड हमारा है, ये आप समझ लीजिए अच्छे से। हम हरगिज आपकी मनमानी और आपकी तानाशाही हम चलने नहीं देंगे। और ये आपकी जो बिल है, ये हम जूतों की नोक पे मारते हैं। हम आपको एकदम स्ट्रिक्ट वार्निंग दे रहे हैं, हम आपको एक अल्टीमेटम दे रहे हैं। अगर आपने अपनी मनमानी और तानाशाही को कम नहीं किया तो आपको मालूम है कि एसडीपीआई क्या चीज है। हमको हमारी तारीफ या तारुफ कराने की जरूरत नहीं है। अमित शाह, मोदी जी, आप सुन लीजिए। और अगर आपको वाकई में मुसलमान का भला सोचना है, अगर आपको वाकई में हिंदुस्तान का भला सोचना है, तो मेडिकल है, हेल्थ है, एजुकेशन है, बेरोजगारी है, महंगाई है, उस पे काम करिए। अगर इस पे भी आप काम नहीं कर सकते तो बेटर आप रिजाइन दे दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए, और हिंदुस्तान की आवाम को राहत पहुंच जाएगी अगर आप इस्तीफा दे देंगे तो।
ये हम आपको बोल रहे हैं, अभी भी वक्त है, आप सुधर जाइए। और जिस तरह से काम करने का एक पॉलिटिकल पार्टी का अंदाजा तरीका रहता है संविधान में चल के, उस तरह से आपको काम करना है। आप देखेंगे पार्लियामेंट में डिबेट हुआ, जो यूनियन मिनिस्टर है किरण जी, वो क्या बोल रहे हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी में जो सेंट्रल के तरफ से रहेंगे वो टोटल 22 लोग रहेंगे, उसमें 10 मुस्लिम रहेंगे, मतलब 12 लोग नॉन मुस्लिम रहेंगे। दूसरी स्टेट में जो रहेंगे, स्टेट बॉडी में जो रहेंगे वक्फ बोर्ड में, उसमें 11 सदस्य रहेंगे। और दूसरी तरफ अमित शाह पूरे भीड़ में पार्लियामेंट के अंदर क्या बोल रहे हैं कि हम कुछ भी चेंजेस नहीं करने वाले, उसमें मुसलमान लोग ही रहेंगे, वो बॉडी के अंदर मुसलमान ही रहेगा, ये रहेगा वो रहेगा। मतलब ये इतने बड़े झूठे हैं कि इनका झूठ सबके सामने पकड़ा गया। लेकिन मैं अवाम से यही अपील करता हूं कि आपको आपका वोट्स का हिसाब लेना है। आपने जो भर भर के अजीत पवार की पार्टी को वोट्स दिया, आपको पूछना है। आपने जो इफ्तारी में उनको दावत देके, भर भर के इफ्तारी की दावत देके उनको खिलाया, वो उसका हिसाब लेना है। जो उन्होंने बोला कि मैं मुसलमान को जो भी आग दिखाएगा मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, ये आपको पूछना है। आपने जो भर भर के शरद पवार जी को वोट दिया, जो हमारे बड़े जिम्मेदार ये बोले कि ये सेक्युलर पार्टी है, ये कांग्रेस को वोट दो, ये हमारे लीडर्स है, तो जब लीडर्स हमारे आवाज नहीं उठा रहे तो काहे के लीडर्स, काहे की पार्टी? अगर ऐसी करना है तो हमारा जो आपको वोट्स दिए वो नुकसान है। मैं अवाम के न्यूज चैनल से अवाम को यही बोलना चाहूंगा कि आपके सामने एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है एसडीपीआई। आप एसडीपीआई को नहीं जानते होंगे, या एसडीपीआई कितने लोगों को नहीं जानती, लेकिन आज एसडीपीआई मैदान में आप लोग के हुकूक बचाने का काम कर रही है। एसडीपीआई मैदान के अंदर हर समाज के लिए काम कर रही है। एसडीपीआई मैदान के अंदर हर एक समाज का हुकूक, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, मुस्लिम हो, सबके हुकूक बचाने का काम कर रही है। एसडीपीआई जो है संविधान बचाने का काम कर रही है। अगर आपको अपनी शान से हिंदुस्तान में जीना है, अगर सर उठा के जीना है, अगर आप गुलामी को पसंद नहीं करते, तो आपको एसडीपीआई को सपोर्ट करना होगा, आपको एसडीपीआई ज्वाइन करना होगा। एसडीपीआई जो है संविधान में रह के ही काम करती है, और एसडीपीआई आज से नहीं, एसडीपीआई 2009 से लोगों को अवेयर कर रही है। आने वाले वक्त में संविधान बचाओ, आने वाले वक्त में अपनी प्रॉपर्टी बचाओ, आने वाले वक्त में मस्जिद बचाओ, आने वाले वक्त में दलित जो है, जो जिनके ऊपर जुल्म होता है, उनको इंसाफ दिलाने की बात करती है, उनको बराबरी का हिस्सा देने की बात करती है। तो अब मैं अवाम से यही अपील करूंगा। मुमरा कौसा की आवाम को क्या मैसेज देना? मुमरा कौसा की आवाम को तो कुछ छुपा नहीं है, मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि आपने भर भर के एमएलए में वोट्स दिया, एक को 60,000 वोट्स मिले, एक को 1,56,000 वोट्स मिले, लेकिन ये दोनों जो है बिल के अंदर घुसे हुए हैं, ये दोनों जो है गायब है। आज आपके हक के लिए ये दोनों नहीं आ रहे। आपने एसडीपीआई को 1,000 वोट्स दिया मुमरा से, कलवा से, लेकिन यही एसडीपीआई आपके हक के लिए बचाने के लिए आज रोड पे है। ये रोड पे उतर के प्रोटेस्ट कर रही है, संविधान में रह के प्रोटेस्ट कर रही है, इनके ऊपर एफआईआर हो रही है, लेकिन तो भी ये टस से मस नहीं हो रही है। ये वक्फ का जब बिल आया था, पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले अवेयरनेस किसने किया? सबसे पहले एसडीपीआई ने अवेयरनेस किया। एसडीपीआई के अवेयरनेस से जब ये 500 से ज्यादा प्रोटेस्ट पूरे हिंदुस्तान में हुए, बीजेपी की जमीन हिल गई। फिर बीजेपी ने क्या नापाक मंसूबे किया? हमारे एमके फैजी साहब जो प्रेसिडेंट थे, उनको अरेस्ट किया, जबकि उनके पास कुछ भी उनका एलिगेशन या कुछ भी उनके ऊपर ऐसा नहीं है, कलम नहीं है, कुछ भी उनके ऊपर ऐसा आरोप नहीं है कि आप उनको पकड़ के अरेस्ट करके अंदर डाल सकते। वो एकदम क्लियर आदमी है एसडीपीआई के जो एमके फैजी साहब है, नेशनल प्रेसिडेंट। फिर भी बीजेपी ने अपनी तानाशाही में उनको उठा के पकड़ के जेल में डाल दिया। हमारे लीडर फिर भी जेल के अंदर से बोल रहे हैं कि हम आपके ये काले कानून को हरगिज यहां पे रोड पे लागू होने नहीं देंगे, यहां पे आपकी मनमानी चलने नहीं देंगे। हमारे लीडर्स अंदर से बोल रहे हैं, हमारे लीडर्स हमारे एसडीपीआई के कैडर्स को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हरगिज ये बिल अगर पास भी हो गया तो इनकी मनमानी चलने मत देना वक्फ के अंदर, और हम इंशाअल्लाह इसकी मनमानी चलने भी नहीं देंगे। और हम अभी भी ये बोल रहे हैं आपको, आपने जिसको वोट दिया है, अब आपका काम है उनको पूछना, सवाल करना, क्या ये पार्टी शरद पवार की, क्या ये पार्टी कांग्रेस की, क्या उद्धव ठाकरे के शिवसेना, क्या अरविंद केजरीवाल की आप पार्टी क्या सुप्रीम कोर्ट जाएगी, केस फाइल करेगी? ये कोई नहीं करने वाला। ये आज का कोई नई बात नहीं है, कोई शॉकिंग बात नहीं है, ये हम 1947 के बाद से देख रहे हैं। ये कांग्रेस कैसा व्यवहार करती है, मुसलमान का सिर्फ वोट्स लेती है, लेकिन मुसलमान के मुद्दों पे हमेशा ये लोग खामोश रहते हैं। हमको समझना होगा, हमको एक होना होगा, हमको एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा। अगर हमको देश और संविधान बचाना है
तो एसडीपीआई को सपोर्ट करना होगा। थैंक यू।